अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बेटा केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को। सबसे पहले हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या फ़र्क है इसको देखेंगे। तो लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। बेटा देखिए हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा इसमें हमने एमसीक्यूज़ के एतबार से बात करनी है। तो पहली जो लाइन है वो ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला टेल्स अस अबाउट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब इस जुमले का मतलब क्या है? हमारे पास ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज में C6H12O6 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एलिमेंट्स के तौर पे मौजूद हैं। तो आप अब इनकी रेशियो लें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 16 एटम्स हैं। बेटा इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हमने सिंपलेस्ट रेशियो लेनी है, ये भी रेशियो है 6, 12 और 6 भी रेशियो है, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करिए, डिवाइड करिए, तो 6 पे डिवाइड होकर ये आएगा 1 to 1। ये सिंपलेस्ट रेशियो है, लेकिन ये फर्दर अभी सिंप्लीफाई हो सकती है, लेकिन उसमें हम किस में चले जाएंगे? फिर हम फ्रैक्शन में चले जाएंगे, होल नंबर ही रहेगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि सिंपलेस्ट तो हो, लेकिन अप टू होल नंबर तक हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, यानी फ्रैक्शन ना आए। तो बेटा इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा। जिस तरह ये है C1H2O1, ये बेटा आपके पास ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला होता है। इसके बाद जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था दैट इज कॉल्ड मोलेकुलर फार्मूला। तो C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और अगर हम इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन पेश करते हैं और अप टू होल नंबर तक, तो बेटा ये आएगा CH2O। फिर एक बात और है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है बेटा, ये आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह के NaCl, अब आप देखिए सोडियम के एक आयन को 6 क्लोराइड आयंस ने सराउंड किया होता है। इस तरह ईच क्लोराइड इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस, तो बनेगा ये Na6Cl6। लेकिन चूंकि ये आयनिक कंपाउंड है, तो हम इसका क्या करते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला लेते हैं और वो आता है NaCl। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है आयनिक कंपाउंड्स का सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला ही यूज किया जाता है। कोवलेंट कंपाउंड्स भी जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला रखते हैं, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड है जनरली उन्हें मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखा जाता है और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। फिर ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है, इट इज डिटरमाइंड बाय ए मेथड कॉल्ड कंबस्शन एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस की एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस, जो कि अमूमी तौर पे हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज की जाती है। और जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने का मेथड दैट इज कॉल्ड, इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और n जो है ये आपके पास इंटीजर के तौर पे यूज होता है, यानी 1 2 3 4 and onward। फिर एक आपके पास एग्जांपल है ग्लूकोज का जो है वो C6H12O6 एक मोलेकुलर फार्मूला है, और CH2O जो है ये क्या है? इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अब इसी एम्पिरिकल फार्मूला को अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस एम्पिरिकल फार्मूला के और बहुत से कंपाउंड्स का ये एम्पिरिकल फार्मूला है। फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को देखें तो ये क्या होता है? इट इज HCHO। ठीक है, हम इसको इस तरह से करके लिखते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो इस तरह से करके लिखते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये भी क्या है? CH2O। इसके बाद एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड को अगर हम देखें तो वो होता है CH3 और ये चीज। तो एसिटिक एसिड में भी क्या होता है? दो कार्बन है इसमें, और हाइड्रोजन की तादाद बेटा इसमें 4 है और ऑक्सीजन की तादाद भी 2 है, तो ये बनता है C2H4O2। और इसको भी अगर हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 पे डिवाइड करें, तो ये भी बनेगा CH2O। तो फॉर्मिक एसिड हो चाहे एसिटिक एसिड हो, दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O ही आएगा। फिर ग्लूकोज C6H12, उसका तो यकीनन ये है ही है, और इसके अलावा फ्रुक्टोज का भी जो है यही इसका क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो ये जो CH2O है ये इन तमाम कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला होगा। लेकिन इसमें एक बात और सीखने वाली है, वो क्या? कि फॉर्मल्डिहाइड का जो ये एम्पिरिकल फार्मूला है, तो ये भी ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो अगर ऑप्शन इस तरह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2O, तो फिर वो किसका होगा? फॉर्मल्डिहाइड का होगा। लेकिन अगर आए एम्पिरिकल फार्मूला, तो ये तमाम कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला ये है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला इन तीनों कंपाउंड्स का जो नीचे वाले हैं इनका डिफरेंट है, और एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड का ये सेम ही है।
फिर इसके अलावा और भी कई कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। बेटा ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें नॉन डिविजिबल नंबर हो, जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सकता हो, ठीक है, होल नंबर से फर्दर डिवाइड ना किया जा सकता हो, बेटा उसको हम क्या कहेंगे, उन कंपाउंड्स का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए इसमें एक कार्बन दो ऑक्सीजन, दो तो डिविजिबल है लेकिन वन को आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो होल नंबर नहीं रहेगा। तो CO2 जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। इस तरह से H2O वाटर, इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड, दो हाइड्रोजन एक सल्फर और ऑक्सीजन की तादाद 4 है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद तो डिविजिबल है लेकिन सल्फर 1 है तो इसलिए ये भी मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, सुक्रोज, ठीक है, C12H22O11, चूंकि 11 आ गया, वो नॉन डिविजिबल डिजिट आ गया तो उसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। इस कंपाउंड का भी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो ये चीज आपने इसको इस तरह से देखना था कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, वो सेम होता है। फिर इसी के रिगार्डिंग चलिए एक MCQ सॉल्व करते हैं कि हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देखिए कौन से वाला है, इट इज अल्केन, CnH2n+2 हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी आप n की कौन सी वैल्यू यहां पे प्लेस करें तो वो ऐसा कंपाउंड बने जिसका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। इसमें ऑप्शन हमारे पास है कि आपके पास n की वैल्यू 6 रखिए और देन बी ऑप्शन है 2 रखिए, 3 रखिए एंड हमारे पास वैल्यू 4 रखिए। अच्छा इसमें एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है, और ये अल्केन्स और अल्काइंस दोनों के लिए ठीक है, अल्कीन के लिए नहीं, अल्काइंस और अल्केन्स के लिए ठीक है। जितने बेटा इसमें इवन नंबर आएंगे ना, इनमें इवन नंबर जितने भी होंगे, इवन नंबर का जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम नहीं होगा लेकिन ऑड नंबर का होगा। जिस तरह ये देखिए हमारे पास C3 इसमें वैल्यू रखिए, तो जब आप C3 वैल्यू इसमें रखेंगे तो C3 में क्या होगा, C3H6+2H8, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो ये आपके पास C2 और H6 आ जाएगा, ठीक है, और ये डिवाइड होके क्या होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH3 आएगा। तो जितने भी हमारे पास इवन नंबर हैं उनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता लेकिन ऑड नंबर का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अब अगर हम इसको अल्काइंस या अल्कीन्स में लेके जाएं, बेटा अल्कीन्स में देखेंगे ना तो अल्कीन्स में हमें क्या मिलेगा, अल्कीन्स का फार्मूला होता है CnH2n। बेटा ये कभी भी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं रखेंगे क्योंकि आगे H2n है, उसका मल्टीपल मौजूद है तो ये 2 डिविजिबल तो होगा ही। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो क्या बनेगा, C2H4, तो ये आपके पास CH2 इसका जो क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो अल्कीन्स के केस में अल्कीन्स, कोई भी अल्कीन मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम नहीं रखती। अल्काइंस में भी यही केस आएगा जो अल्केन्स के लिए मैंने बताया, क्या कि उसमें जो ऑड नंबर होंगे उनका डिफरेंट होगा लेकिन जो इवन होंगे उनका सेम होगा। तो ये अब आपके पास आपने इस चीज को याद रखना है। यहां पे कौन सी ऑप्शन ठीक होनी चाहिए, यहां पे आपके पास ऑप्शन जो ठीक है वो ये जिसका क्या होगा हमारे पास एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होगा। अल्काइंस के लिए हम बात कर रहे थे तो अल्काइंस के लिए क्या करना है, हमने -2 करना है। तो -2 में अब आप अप्लाई करिए आप अल्काइंस की वैल्यू को इवन नंबर रख के, तो इवन नंबर में क्या आएगा C2H2। अब इवन नंबर करिए, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा, एम्पिरिकल के और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा अल्काइंस में। जब n की वैल्यू क्या होगी 2, इवन नंबर होगा क्योंकि इसका फार्मूला CH आ जाएगा। लेकिन जब आप इसका ऑड नंबर रखते हैं क्या C3, तो C3 के लिए करिए C3H4। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और ये एम्पिरिकल फार्मूला भी है क्योंकि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप इवन नंबर रखेंगे तो फार्मूला एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा, लेकिन जब आप ऑड नंबर रखेंगे यहाँ पे तो फिर वैल्यू सेम आएगी। तो बड़ा एक बात आपने ये वाली भी याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आप डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की। तो एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास 4 मेजर स्टेप्स हैं। इनमें से पहला स्टेप है वो है परसेंटेज कंपोजिशन आपने मालूम करनी है। आपको हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन का पता होना चाहिए कि कोई भी जो चीज है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और अगर ऑक्सीजन है तो उनकी परसेंटेज क्या है। फिर नेक्स्ट आपके पास होता है ग्राम एटम्स को फाइंड करना होता है। ग्राम एटम्स को हम मोल भी कहते हैं और इसका फाइंड करने का तरीका ये है कि आपके पास जितनी परसेंटेज है आप परसेंटेज को क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए उसकी मैस के साथ। तो परसेंटेज जो गिवन होगी उसको आप मैस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ग्राम एटम या मोल्स आ जाएंगे।
ठीक है। तो एक आपने याद ये रखना है, इसका ऑर्डर भी पूछा जा सकता है कि किस ऑर्डर से निकाला जा सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेप, इनकी तरतीब को आगे पीछे किया जा सकता है। दूसरा कि अगर हमें ग्राम एटम या मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस मेथड का भी पता होना चाहिए कि ग्राम एटम या मोल्स कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। फिर आपके पास है एटॉमिक रेशियो को डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है। बेटा जो सबसे स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, जो सबसे कम वैल्यू आएगी मोल्स की, आपने उससे डिवाइड कर देना सभी वैल्यूज को, ठीक है। तो जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वो आपके पास होगी एटॉमिक रेशियो। उसका जो आंसर आएगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे सूटेबल डिजिट से, जो अमूमी तौर पे आपकी बुक के मुताबिक या तो 2 वैल्यू होगी या वो फिर 3 वैल्यू होगी। आपकी बुक में 2 ही एग्जांपल्स हैं, 2 के साथ और 3 के साथ, इससे लार्जर नंबर के साथ नहीं हुआ है, तो आपने इसको याद भी नहीं करना इसके लिए। जी हाँ, तो एक तो आपने ये चीज देखी। चलिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आपने इसको जो है वो थोड़ा सा टेक्निकली सोचना है। एक है मोल रेशियो। अब हमारे पास एक कंपाउंड है, आपके पास एग्जांपल 3 है बुक की, फर्स्ट ईयर बुक की पहले चैप्टर में, उसमें ये एस्कॉर्बिक एसिड का जिक्र करता है। बेटा एस्कॉर्बिक एसिड की जो हमारे पास मोल रेशियो है वो क्या होगी, व्हाट वुड बी द मोल रेशियो ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। उसमें एलिमेंट्स की मोल रेशियो क्या होगी, तो उसमें मोल रेशियो और चीज है। अब मोल रेशियो में हमारे पास क्या आएगा, आपने मोल्स की रेशियो लिखनी होगी। बेटा वो ऑप्शन आपके पास ठीक होगी, एक आपके पास है 3.406 और रेशियो है 4.52 और रेशियो है आपके पास 3.41। दैट इज द मोल रेशियो ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। इसे मोल रेशियो कहेंगे। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द मोल रेशियो ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। फिर आपके पास एक होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेशियो, ठीक है। एटॉमिक रेशियो क्या होगी बेटा एस्कॉर्बिक एसिड की, बेटा वो अब स्मॉलेस्ट डिजिट से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 और फिर इसमें नेक्स्ट क्या होगा 1.33 देन 1। ये है एटॉमिक रेशियो ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। लास्ट में आपके पास जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास क्या आता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो 3 बातें हुई, एक है व्हाट वुड बी दी मोल रेशियो, what would be the atomic ratio and what would be the simplest whole number ratio, जिसे फिर हम बाद में क्या कहते हैं empirical formula। और simplest whole number ratio इसकी क्या होगी, simplest whole number ratio इसकी होगी 3, 4 and 3, that is called empirical formula, ठीक है। तो ये अब आपने इस चीज को इस तरह से भी देख लेना है कि ये डाटा हमने इस तरह से याद भी करना होता है। परसेंटेज को बेटा जो कैलकुलेट करने का तरीका है एक्सपेरिमेंटल, उसे हम कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस। एक इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो हम बाद में देखते हैं, और पहले हम देखेंगे इसका कि इसका एक थ्योरेटिकल मेथड भी है परसेंटेज फाइंड आउट करने का। वो क्या होता है बेटा, वो होता है मैस ऑफ एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। और इसके रिगार्डिंग हम ये एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। एक आसान बात ही, परसेंटेज सिंपलेस्ट जो तरीका है उसी से निकलती है। एलिमेंट की मैस कंपाउंड की मैस डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। जिस तरह हम यहाँ देखिए एक एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इसमें ऑक्सीजन, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। बेटा इसमें सबसे ज्यादा इन कंपाउंड में किसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इस एमसीक्यूज को और शॉर्ट टाइम में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा देखिए सबसे पहले आपके पास वाटर। अब वाटर की जो रेशियो है वो क्या होगी बेटा, इसमें होगा 18 और 16 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 से मल्टीप्लाई फिलहाल बेशक ना करें, आप रेशियो देख लें 16 100। देन N2O5 बेटा, N2O5 क्या आएगी 28/80। नाइट्रोजन 14 + 14 28 और ऑक्सीजन का एक का 16 है तो 5 का क्या होगा 80 होगा। फिर इसमें यहाँ पे आप देखिए क्या होगा 16 डिवाइड बाय 46। आप कैलकुलेट करिए, कार्बन की 12, हाइड्रोजन की 1 और ऑक्सीजन की 16, तो आपके पास जो ओवरऑल है वो 16 डिवाइड बाय 46 आ जाएगा। और बेटा HNO3 के लिए क्या आएगा बेटा, ये आपके पास आएगा 16 48
डिवाइडेड बाय 63, टोटल मास जो है वो इसकी नीचे आ जाएगी। अब आपने सिंपलेस्ट ये देखना होता है कि इनमें सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो कम कहाँ पे है। वो आपको अभी तो प्रैक्टिस के लिए बता रहा था तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है, अदरवाइज जब आप यहां से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसकी जो है वो रेशो कम होगी। तो बेटा 16, 18 जो है सबसे, यानी दोनों वैल्यूज करीब 3 जहां पे होंगी तो वहां पे परसेंटेज सबसे ज्यादा हाई होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा जो करीब 3 वैल्यू है वो 16, 18 है, तो आपका ये हाईएस्ट परसेंटेज पे होगा। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या होगा, जिसकी वैल्यू और करीब 3 होगी, 48, 63 के करीब है, तो ये आपका सेकंड नंबर पे ये वैल्यू आएगी, फर्स्ट सेकंड। थर्ड पे क्या होगा बेटा, ये वैल्यू करीब 3 आएगी हमारे पास, तो ये थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे ये वाली वैल्यू होगी। तो इसको आप एक दफा चेक भी कर सकते हैं, इसके ऑर्डर को कंफर्म कर लीजिएगा एक दफा, लेकिन फर्स्ट पे आपके पास वाटर भी है, मौजूद रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंबस्शन एनालिसिस। बेटा इस टेक्निक को हम कहते हैं जो हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। बेटा ये थ्योरेटिकल मेथड है, और कंबस्शन एनालिसिस में हम बुनियादी तौर पे हाइड्रोकार्बन्स की जो है वो परसेंटेज मालूम करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। उसके लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंबस्शन एनालिसिस। ये जो है मेथड बेटा, इसमें हमने क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंटल वे है। ऑक्सीजन आप बाहर से प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एक वेट करके जिसका वजन किया हुआ सैंपल, ए वेट सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक जो कंपाउंड इट इज प्लेस्ड इन द कंबस्शन ट्यूब, दैट ट्यूब इज कॉल्ड कंबस्शन ट्यूब। आपने वजन करना है, वेट करना है एक ऑर्गेनिक सैंपल का, और उसमें लाके प्लेस कर देना है। लेट्स से वो 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 30 ग्राम है, तो आपने सैंपल 1 ग्राम है, वो सैंपल इसमें आपने क्या करना है, प्लेस कर देना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आप इसको ऑब्वियसली हीट करेंगे फिलामेंट के जरिए, इलेक्ट्रिकल हीटर होता है। तो बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन से क्या चीज प्रोड्यूस होगी, बेटा इसमें प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। हीट जो है वो वाटर को किस फॉर्म में ले जाएगी, वेपर्स की फॉर्म में। तो बुनियादी तौर पर 2 चीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। अब ये दोनों चूंकि गैसियस फॉर्म में है, तो बेटा ये जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मूव करेंगे, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इन्होंने मूव करना है। तो यहां से ये इस तरफ आगे की जानिब बढ़ेंगे। यहां पे जो पहला कंपार्टमेंट है जो कि किसका है, मैग्नीशियम परक्लोरेट का, और हमें यही पहले प्लेस करना है। आप इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, यानी इसमें भी जो ऑर्डर है वो यही रहेगा। आपके पास सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिकल फर्नेस, कंबस्शन ट्यूब, उसके बाद मैग्नीशियम परक्लोरेट, और लास्ट में क्या होगा, KOH 50% आप यूज करेंगे। क्योंकि अगर हम ये पहले लगा लेते हैं ना 50% KOH, तो बेटा ये दोनों को अब्सॉर्ब कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी और वाटर को भी, दोनों को अब्सॉर्ब कर सकता है। इसलिए हम ये पहले नहीं लगाएंगे, पहले हमने किसी एक को अब्सॉर्ब करना है, और वो कौन है, वो हम सबसे पहले अब्सॉर्ब करेंगे वाटर को। कौन करेगा, मैग्नीशियम परक्लोरेट। इंग्लिश में भी नाम याद करना है और फॉर्मूला भी याद रखना है, MgClO4 ट्वाइस, थ्राइस, टेट्रा, इस तरह करके भी वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। तो आपने मैग्नीशियम परक्लोरेट, इट अब्सॉर्ब वाटर, और यही पहले प्लेस भी होगा। और ये जो अब्सॉर्ब करेगा दैट इज ए फिजिकल अब्सॉर्प्शन, ये फिजिकल रिएक्शन है, ये हाइग्रोस्कोपिक है, जस्ट वाटर को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये आपने वाटर यहाँ पे अब्सॉर्ब होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है चूंकि वो यहाँ पे अब्सॉर्ब नहीं होगी, वो आगे मूव करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे कौन अब्सॉर्ब करेगा बेटा, 50% KOH इसको अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। और इसको जो अब्सॉर्ब करेगा ये क्या होगा हमारे पास, दैट इज ए केमिकल अब्सॉर्प्शन। केमिकल अब्सॉर्प्शन कैसे है, क्योंकि बेटा KOH एक बेस है, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन से ये अब्सॉर्प्शन आएगी। बहरहाल वेट चूंकि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करेगा KOH, तो इसका वेट बढ़ेगा। इस तरह से जब मैग्नीशियम परक्लोरेट अब्सॉर्ब करेगा वाटर को, तो भी वेट इंक्रीज होगा। तो जितना वेट का डिफरेंस होगा वो नोट डाउन कर लिया जाएगा, और उसके बाद इन फार्मूलाज के तहत, इन फार्मूले के तहत हम क्या कर लेंगे, मालूम कर लेंगे क्या चीज, परसेंटेज। जिस तरह हमारे पास है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जितनी आएगी डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ वाटर जितनी आएगी, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर इस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हाँ, एक बात पूछी जा सकती है कि आप ऑक्सीजन के लिए ये फार्मूला यूज क्यों नहीं करते, बेटा इसके लिए 2 रीजंस हैं। एक तो ऑक्सीजन एक्सेस सप्लाई कर रहे हैं, बाहर से भी आ रही है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो बाहर से मिकदार आ रही है वो हमें पता नहीं है कितनी है। दूसरी बात कि आप दोनों, इसमें जो कार्बन है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में था और हाइड्रोजन सिर्फ वाटर में था, लेकिन ऑक्सीजन दोनों में मौजूद है, तो फिर ये मसला करेगा कि दोनों में से आपको ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा। तो सबसे बेहतर जो मेथड है कि जब आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम हो चुकी है, तो आप इसे 100 में से माइनस करके ऑक्सीजन की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लें,
ठीक है। तो ये अब आपने याद रखनी है, इसमें रीजनिंग क्या हो सकती है और लॉजिकल बातें आपने इसमें से याद रख लेनी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम इस एक एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जो कि इससे रिलेटेड है। तो एमसीक्यूज में देखिए हमारे पास 2.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबस्शन प्रोड्यूस 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा परसेंटेज इसमें हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अब इसमें से कैसे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। बेटा आपके पास देखिए इसी फॉर्मूला में आप वैल्यूज को अप्लाई करिए। आपके पास इसी तरह से हार्टिनिकली आएगा तो वो अलग आएगा, इतने लंबे सभी कैलकुलेशन वाले फॉर्मूला नहीं आते। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा ये हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2.2 कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार और टोटल ऑर्गेनिक 2.4 मल्टीप्लाई बाय 12/44। बेटा इसमें पॉइंट जो है वो जो कि ऊपर भी है और नीचे भी है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये सिंपल डिविजिबल है 122 का ये, और ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा ये 100/4 तो आपके पास जो 25% कंसंट्रेशन इसकी आ जाएगी परसेंटेज के हवाले से। तो इस तरह से अच्छा जो डिवीजन होते हैं ना वो पॉइंट्स में वो अगर अक्सर आप देखिएगा कि वो इस तरह से कहीं ना कहीं सॉल्व होती होंगी। तो पॉइंट्स को खत्म करके फिर आपने कैलकुलेशन को स्टार्ट करना है। तो ये भी एक छोटी सी टेक्निक होती है जो अक्सर जो एग्जामिनेशन में की जाती है कि आप पॉइंट इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि बच्चा अगर वैसे कैलकुलेशन में चले गया तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो कैलकुलेटर के बगैर हो नहीं सकती। तो वो कैलकुलेशन देते ही ऐसी हैं जो किसी ना किसी ट्रिक से सॉल्व होती हों। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको आपने देख लेना, प्रैक्टिस में लेके आइए इसको भी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देखिए कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे डिटरमिन करेंगे। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमिन करने का जो तरीका है वो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं एन इंपिरिकल फार्मूला से, और इसमें जो एन की वैल्यू है बेटा दैट इज ए नॉन जीरो, ये जीरो वैल्यू नहीं हो सकती, ना ही ये नेगेटिव हो सकती है और ना ही ये फ्रैक्शन में हो सकती है। ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर के तौर पे वैल्यू होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 इस तरह, 0 नहीं होगा सॉरी, 1 2 3 4 5 ये एक सिंपल इंटीजर के तौर पे वैल्यूज आएंगी। और n जो है ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है बेटा, ये होती है कि मोलर मास जो दिया होता है और इंपिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करना होता है इसको। मोलर मास को जब आप इंपिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करते हैं तो n आ जाता है और n को आप प्लेस करते हैं यहाँ पे और आपके पास इंपिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें इसी के रिगार्डिंग एक एमसीक्यूज जो कि यूएचएस में आया है 2014 के अंदर, ये एमसीक्यूज यूएचएस में पहले आ चुका है। और एमसीक्यूज की स्टेटमेंट क्या थी, ए पॉलीमर ऑफ इंपिरिकल फार्मूला CH2 हैज मोलर मास 28,000 ग्राम पर मोल, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी। और ऑप्शन ए थी 100 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, बी ऑप्शन थी 200 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड सी ऑप्शन थी 500 टाइम्स एंड डी ऑप्शन थी 2000 टाइम्स। बेसिकली आपने करना यह था कि ये आपको क्या दिया गया है, मोलर मास, ग्राम पर मोल मोलर मास को कहते हैं। ये आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया CH2, इसकी मास आपने कैलकुलेट करनी थी और वो बहुत ही आसान मेथड है। क्या मेथड है, कार्बन 12 प्लस 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 14। आपने इस वैल्यू को 28,000 को ऊपर रखे 14 से डिवाइड कर देना था। तो अगर आप 14 से इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास क्या होगा 14 to 28 और 3 0 एज इट इज। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, ये आपके पास 2000 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, ये ऑप्शन ठीक था। यूएचएस में ये एमसीक्यूज ऑलरेडी आ चुका है और इस तरह के एमसीक्यूज एक दो बार आए हैं जिसमें ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज हुआ है, जिसमें उसने एन की वैल्यू बताई है, एम्पिरिकल फार्मूला के लिए उसने मास बता दिया है और आपको इसको सिर्फ जस्ट मल्टीप्लाई करना था वैल्यूज को रख के। ये एक से दो बार एमसीक्यूज यूएचएस में आ चुके हैं। यहाँ से एमसीक्यूज आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ आपके पास ये जो डाटा है सिंपलेस्ट एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का, यहाँ से भी एमसीक्यूज आ चुका है पहले। अच्छा इसमें एक चीज है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ चीजें ऐसी हैं लाइक यूएचएस में एक दफा एमसीक्यूज आया और वो पूरी की पूरी आपके पास न्यूमेरिकल आ गया, एग्जांपल जो 5 एज इट इज आ गई, लेकिन जो ऑप्शन थी उनमें कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं था और उसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम चाहिए था, क्योंकि उसमें क्या दिया गया था, उसमें हमें एग्जैक्ट जो वैल्यू है कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया गया था, वाटर का मास दिया गया था और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया गया था और वो सारा सॉल्व होके इंपिरिकल फार्मूला बाद में निकलना था, सारे स्टेप्स इन्वॉल्व करके, और लास्ट में क्या पता लगा कि आंसर कोई था ही नहीं ऑप्शन में। तो ये होता है टाइम कंज्यूम करने का मेथड। तो ये भी एक टेक्निक होती है। तो इसमें कई दफा आपकी जो है वो मेमोरी ज्यादा काम कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर ये वो कंपाउंड्स हैं जो लिखे हैं और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हैं और उनके इंपिरिकल फार्मूला ये हैं। देखिए कैसे, एस्कॉर्बिक एसिड कंपाउंड है बट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H8
O6 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला किताब ने सिखाया था, वो क्या था, C3H4O3 और इसमें N की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली 2 वैल्यू होगी। इस तरह एस्पार्टेम का जिक्र किया गया किताब के अंदर, जिसका के मॉलिक्यूलर फार्मूला C14H18N2O, और याद रखिएगा ऑर्डर भी यही होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसी ऑर्डर से लिखा जाता है, इस ऑर्डर को चेंज नहीं किया जा सकता। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और फार्मूले में जो वैल्यूज हैं यही इंपीरिकल फार्मूला है, चूंकि डिविजिबल ऑक्सीजन 1 आ गया ना, तो बेटा इसमें जो इंपीरिकल फार्मूला है वो भी सेम ही होगा, और इसमें n की वैल्यू क्या होगी, 1। फिर हमारे पास सेरोटोनिन ब्रेन इंपल्स जो है, इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए, C10H12N2O, और इंपीरिकल फार्मूला भी सेम है, तो इन दोनों का इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। आंसर 1 1। ये भी पूछा जा सकता है कि किसमें ऑप्शंस में से किसका इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो नाम अगर आए तो ये आपकी किताब के हैं, ये आपको याद होने चाहिए थे। फिर आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल लिखा है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, सिर्फ इथाइलिन नहीं है। इथाइलिन जो ग्लाइकोल है बेटा ये होता है, ये एक सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है ना, तो C2H6O2, लेकिन इंपीरिकल फार्मूला CH3O और N की वैल्यू 2 आएगी इसमें। और इस तरह से आपके पास जो एग्जांपल 5 है उसको जब सॉल्व करें तो बेटा आता है C3H3O, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C6H6O2। क्रिसोल एक कंपाउंड है, क्रिसोल कहते हैं जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर 2 हाइड्रोक्साइल लगा लें तो बेटा बनता है C6H6O2, और इसमें N की वैल्यू 2 आएगी। और इस तरह से एथेनॉल के अंदर C2H6O और इसका बनेगा C2H6O, सेम इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, और N की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो बेटा ये चंद एक वो चीज़ें हैं जो आपकी बुक में आ चुकी हैं, और आपको इनको एज इट इज़ याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये चीज़ इंफॉर्मेशन के तौर पे पूछी जा सकती है। फिर हमारे पास है कि एक MCQs इसी तरह का कि मॉलिक्यूलर जो है आपके पास है, इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड हैविंग 1.4 ग्राम नाइट्रोजन एंड 0.2 ग्राम हाइड्रोजन। इस तरह की बात भी अक्सर जो है वो बुक्स के MCQs में मौजूद है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, यानी वो पूछना ये चाह रहा है कि अगर किसी में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन और 0.2 ग्राम हाइड्रोजन होगी तो उसका जो है वो इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा। तो इसका जो है वो एक तरीका ये होता है कि आपने सिंपली करना ही होता है कि एक तरफ लिखिए नाइट्रोजन और दूसरी तरफ आप क्या लिखिए, हाइड्रोजन। कितना मैस दिया गया नाइट्रोजन का, 1.4, हाइड्रोजन का 0.2। बेटा इसमें आपने क्या करना है, इसके फिल 4 आप इग्नोर कर लें इसको, ठीक है, और या ना भी करें तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका मैस होता है 14 और इसका मैस होता है 1। आंसर क्या आएगा बेटा इसका आंसर आ जाएगा, जब आप 14 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 और इसका आंसर आ जाएगा 0.2, ठीक है। और ये आपके पास कैंसिल होके 1 into 2 आंसर सिंपली आ जाएगा, ठीक है। 0.1 0.2 है ना, 10 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग विद द सेम डिजिट, मैथमेटिक्स का जो रूल होता है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा 1 2, यानी कार्बन नाइट्रोजन की तादाद 1 है तो हाइड्रोजन से ट्वाइस मिकदार में मौजूद है। या आप सिंपली ये भी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास मेथड होता है क्या, कि सबसे पहले आपने देखिए क्या किया, ये बेटा वही स्टेप्स हैं, मैस था जिसका मैस दिया गया था उसी के एटॉमिक मैस से डिवाइड कर दिया, और फिर इसके 0.2 जो मैस गिवन था उसे इसके एटॉमिक मैस से डिवाइड कर दिया, और दोनों में से जो छोटी वैल्यू आएगी उसे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर 1 आ जाएगा और इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो आपके पास कौन सी ऑप्शन ठीक होनी चाहिए इसमें से, दैट इज कॉल्ड NH2, ये वाली ऑप्शन बेटा इसमें से ठीक थी। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको लाजमी तौर पे आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है और उसको आपने बहुत गौर से सुनना है, बेहतर है आप एक दफ़ा पहले पढ़ के आइए। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, उसका रिलेशनशिप एवोगैड्रोस नंबर के साथ और वॉल्यूम के साथ, मोलर वॉल्यूम के साथ, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय।